सभी दर्शकों को नमस्कार। पीसीपी सिक्कर से मैं नीरज अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्री फाउंडेशन विंग के हेड राधेश्याम सर और मैथ्स फैकल्टी प्रियांशु पांडे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएमटीसी का 23 अगस्त 2025 को विभिन्न कैटेगरी में ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम हुआ है और इसी पेपर का सॉल्यूशन लेकर आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो उससे पहले एनएमटीसी के बारे में जानते हैं कि एनएमटीसी में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, कितने % बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है और कितनी स्टेज में एनएमटीसी की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। तो चलते हैं राधेश्याम सर के पास। तो राधेश्याम सर, दर्शकों को बताएं कि एनएमटीसी के बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया दें। सभी को नमस्कार। एनएमटीसी एग्ज़ाम जो है देश के मैथमेटिक्स के टैलेंट को पहचानने के लिए AMTI एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया द्वारा सर आयोजित करवाई जाती है और मुख्य रूप से इसकी 4 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी सर प्राइमरी लेवल पर 5th और 6th क्लास के लिए, फिर सर अगली कैटेगरी सब जूनियर फॉर क्लास 7th एंड 8th, एंड सर नेक्स्ट कैटेगरी जूनियर लेवल फॉर क्लास 9th एंड 10th, एंड नेक्स्ट कैटेगरी सीनियर लेवल फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो दीज आर 4 कैटेगरीज। इसके अंदर एनएमटीसी का एग्ज़ाम AMTI द्वारा कराया जाता है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो स्कूल स्तर पर होता है और टॉप 10% बच्चा जो है इन ईच कैटेगरी एट ईच सेंटर, टॉप 10% बच्चा जो है वो नेक्स्ट फाइनल राउंड के लिए सर क्वालिफाई करता है। प्रत्येक कैटेगरी में टॉप 10% बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। जी सर। और उसके बाद में 25 अक्टूबर 2025 को एनएमटीसी अपना फाइनल राउंड होगा और उसके अंदर जो टॉप 10% बच्चे फर्स्ट राउंड के क्वालिफाई होंगे वो सेकेंड राउंड के अंदर बैठेंगे सर। बिल्कुल। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नेशनल मैथमेटिक टैलेंट कॉन्टेस्ट, तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर मैथ्स के जो भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं उनको पहचानने के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। तो आगे प्रियांशु पांडे सर, तो आज हम कौन सी कैटेगरी का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को? सर आज हम जुड़े हैं 9th और 10th जो कि हमारा जूनियर सेक्शन बोला जाता है एनएमटीसी में, जिसमें कि पिछले साल तक हम देखते हुए आ रहे हैं कि 12 to 15 नंबर्स इसका कट ऑफ रेगुलरली जाता है फर्स्ट स्टेज के लिए। 12 to 15 टोटल 30 नंबर का पेपर होता है। जी सर। हाँ। और 2 सेक्शन में विभाजित होता है। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, 1 सिंगल करेक्ट होते हैं जी। और सेक्शन बी में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के सवाल होते हैं, जैसे कि IIT-JEE में इंटीग्रल टाइप आता है, पर इसमें इंटीजर नहीं, कुछ भी नंबर, डेसिमल, रेशनल, एनीथिंग इट कैन बी। और इस पेपर को जो क्वालिफाई कर पाता है, क्योंकि ये जस्ट IOQM से पहले हो रहा है, तो एक बच्चा अपने IOQM लेवल को मैं टच कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अगले साल के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं, इससे भी उसे एक ब्रीफ आइडिया सर मिलता है। बिल्कुल। तो एनएमटीसी 9th और 10th क्लास का, जिसको जूनियर कैटेगरी बोलते हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 ही नंबर का पेपर होता है और इसमें जैसा सर ने बताया लगभग 12 से 15 नंबर की इसमें कट ऑफ जाती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सर 1 मार्क ईच फॉर करेक्ट, 0 फॉर नॉन अटेम्प्टेड एंड -½ इज फॉर रॉन्ग अटेम्प्टेड आंसर। तो बिल्कुल 50% नेगेटिव मार्किंग होती है, -½ मिलता है गलत आंसर पर। तो इस वजह से इस पेपर का लेवल और इंक्रीज हो जाता है। तो चलते हैं फिर पेपर सॉल्यूशन की तरफ। तो प्रियांशु पांडे सर कंटिन्यू कीजिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु पांडे पीसीपी प्री फाउंडेशन सीकर से आज आपके साथ जुड़ा हूँ एनएमटीसी का पेपर डिस्कस करने के लिए जूनियर सेक्शन पर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जूनियर सेक्शन का पेपर जो कि 9th 10th के लिए अपना होता है एनएमटीसी, जो कि एसोसिएट करवाता है आपका एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर ऑफ इंडिया। तो जैसा कि सर लोगों ने आपको पेपर के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे पेपर होता है, तो अब हम देखेंगे कि एकेडमिकली पेपर कैसे होता है। तो ये रहा हमारे पास पहला सवाल और ये अपना पूछा गया है नंबर थ्योरी से। देखते हैं क्या सवाल है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर अपने को बताना है जो कि डिवाइड हो रहा है 16, 24 और 36 से, पर रिमाइंडर हर बार 4 देने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पर नंबर को लिख सकते हैं कितना, 16 Q1 +4, नंबर को फिर से लिख सकते हैं 24 Q2 +4 एंड फिर से नंबर को लिख सकते हैं 36 Q2 +4। जब आपने ये इस तरीके से नंबर को लिखा तो आपने देखा कि ये क्या है, मल्टीपल डिवाइज़र का केस है, तो इसको इधर लेकर आए। n-4 इज़ डिविजिबल बाय 16, 24 एंड
36। जैसे आप n-4 इधर लेकर आएंगे आपका जो नंबर है वो 16, 24, 36 से डिविजिबल होगा। सवाल हमारा मल्टीपल डिवाइज़र का हो गया है और ये मल्टीपल डिवाइज़र अपने कहाँ मिलने वाले हैं दोस्तों? एलसीएम पर मिलने वाले हैं। अब इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 36 विल गिव यू 144। अब अपन देखते हैं कि 144 का मल्टीपल क्या है जो अपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या होता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? टेट्रा 9, यही है। अच्छा, इसको जब अपन 144 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? रिमाइंडर विल बी, और जब अपन इसको माइनस करेंगे तो अपने पास नंबर जो आएगा डेट विल बी 9936। ये वो ऐसा नंबर है जो 144 से डायरेक्टली डिविजिबल होगा। बट अपने को तो नंबर बताना था n-4, तो यही वो नंबर n-4 है जो कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर है जो इसके एलसीएम से डिविजिबल है। तो इससे भी होगा, इससे भी होगा और 36 से भी। तो n-4 इज इक्वल टू 9936 और n अपना आ गया 9940। तो जिन भी बच्चों को 9940 डेट इज ऑप्शन बी मिला है वो अपना करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 अपने से बोल रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज लेंथ AB इज 20 यूनिट्स, ब्रेथ इज 10 यूनिट्स, ऑल्सो गिवन दैट दिस AP इज 8 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स इज दिस। ठीक, अच्छा, अब अपने पास ये 10 दिया है, ये 20 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये शेडेड रीजन का एरिया अपने को बताना है। ना तो ये ट्राइंगल है, ना तो ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिख रहा है। इसके पास कितनी वर्टिसेस है? 1, 2, 3, 4। पर ये तो हमारे सिलेबस में कॉन्वेक्स तो नहीं दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि इस पे अपन कुछ देर के लिए इसको मान लेते हैं एरिया y। ठीक, अगर अपन देखें तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। चलिए, रेक्टेंगल है तो सीधी सी बात है एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर होने वाला है। एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4। और मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। अब ट्राइंगल जब सिमिलर होता है तो इनका जो एरिया होता है वो एरिया रेशियो में रहता है अपने साइड के स्क्वायर के टर्म्स में। तो अपने को तो पता है इसकी साइड है 12 और अपने पास इसकी साइड दी है 20 और इसका मार देंगे स्क्वायर। तो ये 4 से पहले तो काट लेंगे तो आएगा 3/5 डेट इज़ 9/25। तो अपने को पता है कि पहले वाले का एरिया मैं कितना मान सकता हूँ? 9x, और इसका एरिया 25x। यही आएगा फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। चलिए, अब आप देखें कि आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोला है। शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये पूरा ट्राइंगल, इसमें से ये छोटा ट्राइंगल, सपोज इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए O, तो माइनस कर दिए एरिया ऑफ ट्राइंगल POB। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल POB कितना हो जाएगा? POB तो अपने को पता है कि एरिया ऑफ POB इज इक्वल टू 9x आएगा और ये कितना हो जाएगा? 25x हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब आपको कुछ और भी दिया है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये 10 है और ये पूरा 20 है, तो दिस विल बी हाफ इंटू 20 इंटू 10 डेट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर यूनिट्स। तो 100 स्क्वायर यूनिट तो आ गया अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल AB एंड C। तो अगर मैं इस ABC में से डेट इज 100 माइनस 9x माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। पर अब इस 9x को कैसे निकाला जाए? 9x को निकालने के लिए मेरे पास सबसे पहले दो इक्वेशन है। इस ट्राइंगल का एरिया भी तो 100 होगा, रेक्टेंगल का डायगोनल इसे हाफ में बांटेगा। अच्छा, हाफ में बांटेगा तो अपन क्या कर सकते हैं? 25x प्लस y दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 100। बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ से देखें इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया है 12 और यह है 10, तो 120 का आधा 60,
और ये एरिया कितना हो जाएगा 9x प्लस y। तो अपने को तो यहाँ पे 9x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो y की वैल्यू मिल जाएगी, काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, माइनस करेंगे दोनों को तो ये गायब, 25 माइनस 9 है 16x, 16x इक्वल टू 40, 4 से ये कट जाएगा 10 टाइम, ये कटेगा 4 टाइम, तो x इज इक्वल टू 10/4। अच्छा, और कट सकता है 5/2 से, पर अपने को तो कितना चाहिए 9x, तो 9x कितना 9 इंटू 5/2 दैट इज 45/2, और 100 में से 45/2 अगर अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा 200 माइनस 45 अपॉन 2, तो ये कितना 155 अपॉन 2, और अपने को क्या बताना है P प्लस Q दैट इज 157 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 अपने से कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पे अपन के पास लिख लेते हैं इसको 12 है ना, और ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलिए 12 प्लस एक्स ये दिया हुआ है, तो मेरे को पता है कि भाई साहब अगर 12 प्लस एक्स के पीछे 7th रूट है तो पावर हो जाएगी 1/7, ठीक है। ये कॉमन ले लिया तो आ गया 1/x प्लस 1/12। अगले स्टेप में यहाँ पर एलसीएम भी ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12x 12 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा 12 प्लस एक्स टू द पावर 1/7। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 64/3 और x टू द पावर 1/7। इसको इधर लेकर आएंगे तो इसके नीचे x की पावर 1/7 आ जाएगा, और इधर आपके पास बचेगा 64/3। अब जरा ध्यान से देखिए, a की पावर m b की पावर m आपको क्या बनाएगा, a टू द पावर m b टू द पावर m, यानी कि a अपॉन b दैट इज 12 प्लस एक्स अपॉन एक्स टू दी होल पावर 1/7। इधर देखें तो 12 प्लस एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 1, और ये 12 उठा के इधर पहुंचा दे तो 64 इंटू 12/3। अब सेम बेस पर ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो 12 प्लस एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1/7 विल गिव यू 8/7, दिस इज 2 टू द पावर 8। तो अब आप पावर क्या ले लें 7/8, तो 12 प्लस एक्स अपॉन एक्स टू दी होल पावर 1 बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 की पावर 8 7/8, 8 से 8 गायब, और ये बच गया आपके पास 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू x इंटू 2 टू द पावर 7। नाउ दिस विल बी 128x माइनस x इक्वल टू 12 एंड x विल गिव यू 12/127। तो 127 और अपने को निकालना है b माइनस a, तो डैट इज 115। है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा तो क्वेश्चन अपन क्लास में भी डिस्कस किए हैं पहले भी। अपने को निकालना है क्यूब रूट। सबसे पहले तो ये सर्ड है और ये सर्ड है 1/2 पावर, तो अपने को ये दिया गया है सवाल कॉम्प्लेक्स सर्ड से। किससे दिया दोस्तों? कॉम्प्लेक्स सर्ड से दिया है। अब इसकी पावर 1/2 है। पहली समस्या है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को क्या करें? परफेक्ट स्क्वायर में इसको a प्लस बी का और इसे a माइनस बी का, तो दोनों सिमिलर मैग्नीट्यूड है, तो एक a प्लस बी निकाल लेते हैं, अगले को a माइनस बी लिखेंगे। पर ये ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर रूट के बाहर पॉजिटिव नंबर आएगा, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। चलिए, तो अब अपने पास आएगा यहाँ पर 52। देखते हैं, रूट 43 का स्क्वायर लिखा जा सकता है 43, और इस 6 को ब्रेक करेंगे तो ये लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 43। तो अब ये मेरे को दिख रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इसको तोड़ने से ये मिल जाएगा। पावर इज 3/2, तो ये कितना रूट 43 प्लस 3 टू द होल पावर 3/2, और इधर लगा है स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होके 2 से 2 गायब। वैसे ही यहाँ पर मिल जाएगा आपको रूट 43 बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। जो सिमिलरिटी यहाँ है सिमेट्रिक है इक्वेशंस, तो ये भी आपके पास 3 बचेगा। अब अपने को पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब अपने को क्या देगा?
ये अपने को देगा 2 टाइम्स ऑफ बी क्यूब प्लस, और यहाँ से आ जाएगा 3a स्क्वायर बी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कितना 2b क्यूब यानी कि 27 प्लस 3 इंटू 43 इंटू बी डेट इज 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 27 प्लस 9 इंटू 43, और जब आप इसे ऐड कर लेंगे, सिंपल एडिशन है, तो ये आपको दे देगा 828। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल एडिशन है, मल्टीप्लाई करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को फिर से ज्योमेट्री का सवाल आया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, देखें कैसे किया जाएगा। DCE, देखो सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्शन कर डालो, इसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। इस लाइन पर बनने वाले दो एंगल इस तरीके से देखें तो दो एंगल बनेंगे, एक एंगल A और एक एंगल D। अच्छा, अब अपन ने देखा कि BDF ये अपने को 28 दिया है, ये एंगल 1 अपने को 28 दिया है। ठीक है, तो ये एंगल 2 और एंगल 1 बराबर होंगे, एंगल 1 विल बी एंगल 2। कैसे? क्योंकि ये एंगल सेम कॉर्ड पे है, एंगल्स ऑन सेम कॉर्ड। चलिए, ये भी बराबर आ गया किसके? 28 डिग्री के। अब CED ये वाला एंगल आपको 98 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और DCE आपको दिया हुआ है 10 डिग्री। ठीक, चलिए अब जरा ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल में ये पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल DEC के लिए, और इस पूरे एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 98 प्लस 10 डेट इज 1, यही आएगी अपने पास। ठीक है, अच्छा 108 डिग्री तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के तहत आ गई। अब आगे देखते हैं कि ये x कैसे आएगा। x निकालने के लिए आपको ये एंगल तो पता है 28 डिग्री है। ठीक है, अच्छा ये एंगल 108 आपको पता लग गया, तो ADCB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो आपका ये एंगल और ये एंगल का सम 180 आएगा। 180 आएगा तो ये 108 है, तो इसको 72 होना पड़ेगा, और ये एंगल इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो आपके पास x प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री आएगा, और x की वैल्यू आएगी दोस्तों 44 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर अपन ने केवल 2 बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शुरुआत में और अंत में, और बीच में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी का तड़का मारते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। सबसे पहले तो फिगर बनाने की समस्या। ABC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल B पर द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज R एंड द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज कैपिटल R। तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन बना लेते हैं, एक सर्किल भी बनाना पड़ेगा फॉर सर्कम सर्किल, एंड इसको अलग कलर से बना लेते हैं। दिस इज योर इन सर्किल। ठीक, मैंने मान लिया कि सर्किल का सेंटर कहीं इधर लाई करेगा O पर, ये टेंजेंट होगा S पर, दिस इज A, B पर 90 डिग्री, दिस इज C। ठीक है, लेट से कि इसका इन सेंटर यहां पर है I, लेट से दिस इज R, दिस इज P, इसको Q ले लीजिए ताकि आपको आसानी पड़ जाए, है ना। अब अपन इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे? सपोज लेट से मैंने मान लिया कि इस सेंटर और इस S के बीच की दूरी क्या है? Y है। ठीक, ये लेंथ और ये टेंजेंट की लेंथ बराबर होनी चाहिए। अच्छा, इस लेंथ को मैंने मान लिया कुछ देर के लिए x। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो रेडियस है, तो ये भी तो मिड पॉइंट होगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्राइंगल की है कि जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल का मिड पॉइंट होता है वही सरकम सेंटर होता है, तो इसका मिड पॉइंट तो सेंटर पर होगा।
तो इसको भी 5x होना पड़ेगा और इस पूरे को भी 5x होना पड़ेगा, यानी कि OA इज इक्वल टू OC डेट इज 5x। क्यों? क्योंकि कैपिटल R 5 दिया तो x मान लिया। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस आई है IP IQ, दिस विल बिकम 2x, जैसा कि वहां दिया है। चलिए, अब हमारा फिगर पूरा हो गया लगभग। अब हम क्या करेंगे, आपको ये 5x दिया है तो AS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5x प्लस वाई। तो बेटा ये टेंजेंट और ये टेंजेंट की दूरी भी तो बराबर होगी, यानी कि यही वैल्यू AQ की होने वाली है। ठीक, चलिए, अब ये 2x है, ये 90, ये 90, ये 90, तो बचे हुआ इसको भी 90 होना पड़ेगा। और इसको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है तो ये 2x, ये 2x, ये भी 2x होगा। अच्छा, अगर ये 2x हो गया तो अब आप देखें ध्यान से, दिस लेंथ विल बिकम AB, 5x प्लस 2x प्लस y दैट इज 7x प्लस y। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से नीचे की तरफ बढ़े, OS आपका y है और OC आपका 5x है, तो दिखाई पड़ रहा है SC विल बी इक्वल टू 5x माइनस y। तो SC ये है तो यही तो SP भी होगा। ठीक, और ये 2x जोड़ने पर मेरे को BC मिलेगा, डेट इज 5x प्लस 2x माइनस y डेट इज 7x माइनस y। ठीक है, अब बहुत सरल काम, ये 5x ये 5x, तो पूरा तो डायामीटर ही होता है, डायामीटर होगा तो 10x बनाएगा, और 10x बनाएगा तो AC की वैल्यू दोस्तों 10x, ये पता ये पता ये पता, फेमस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। 10x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 7x माइनस y का होल स्क्वायर, 100x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 2, 49x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिए, काट भी दिए, तो यहाँ से बच गया आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि x बराबर y। जैसे ही आपके पास x बराबर y आ गया तो ये आपके पास BC की लेंथ कितनी आ गई? 6x। इसकी लेंथ कितनी आ गई? 8x। अब यहाँ से देखिए, ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, a/2 तो यही है, तो cot a/2 इज दिस लेंथ अपॉन दिस, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? दिस विल बी 8x। AB अपने पास 8x है तो AQ विल बी, AQ अपने को पता है 5x प्लस y, तो कितना हो जाएगा? 6x। अब 6x अपने पास ये आ गया, अब आपको क्या करना है? इस 2x से डिवाइड करना है, तो 3x इज इक्वल टू cot a/2, x से x गायब तो 3 बच जाएगा। अब सिमिलरली cot c/2 की वैल्यू, cot c/2 के लिए आप ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, c/2 ये हो जाएगा, तो cot c/2 इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस विल बी CP। CP अभी अभी हमने निकाला है, CP का लेंथ अपना कितना हो जाएगा? CS के बराबर हो जाएगा, तो 5x माइनस वाई डेट इज 4x, और 4x अपॉन दिस 2x विल गिव यू 2, तो यानी कि इसकी वैल्यू 2, अपने को क्या करना है? स्क्वायर ऐड करना है, तो 9 प्लस 4 विल गिव यू 13। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7, 13 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, 2 साइमल्टेनियस मॉड्यूलस इक्वेशंस हैं और अपने से पूछ रहा है कि आउटपुट सेम। देखिए, इसको जिसने ध्यान रख लिया, यानी कि 2 इनपुट है, आउटपुट एक ही है, तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले तो इस इक्वेशन को पकड़ते हैं। इस इक्वेशन को पकड़ लिए तो आपके पास मॉड ऑफ x माइनस 1 विल गिव यू y माइनस 5, और यहाँ पर मॉड x माइनस 1 की वैल्यू रख दें y माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ y माइनस 5 इज इक्वल टू 1, यही आएगा। चलिए, मॉड ऑफ y माइनस 5 ये पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो y माइनस 5 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 1,
तो 2y माइनस 10 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11/2। माइनस करेंगे तो ये गायब हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा नहीं क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है। चलिए, तो y की वैल्यू तो फिक्स हो गई, यानी कि बीटा की वैल्यू आउटपुट हमारा फिक्स है। इसके लिए दो इनपुट निकालना है, तो y यहाँ पर रखेंगे, दैट इज x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 11/2 माइनस 5, दैट इज 1/2, और x की वैल्यू हो जाएगी -1 की प्लस -1/2, और x इज इक्वल टू 1 प्लस -1/2। तो एक वैल्यू को अपन अल्फ़ा मान लेते हैं, दैट इज 1/2, और एक वैल्यू को अपन बीटा मान लेते हैं, दैट इज 3/2। अल्फ़ा बीटा, चलो बीटा ये मान रखा है तो गामा इसे मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 15/2। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए, बहुत से बच्चों की बातचीत चल रही थी कि इस सवाल में ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल उनकी बात सही है। आपके पास 3 पर्सन्स है, राम, अली एंड पीटर। आपको पता है कि वो कितने दिन में, सपोज मैंने मान लिया कि ये x डेज में काम ख़त्म कर रहा है, ये y डेज में कर रहा है, और ये z डेज में काम ख़त्म कर रहा है। तो अपन ने मान लिया कि ये कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं दोनों मिलके, 30 डेज में। तो 1/x प्लस 1/y विल बी इक्वल टू 1/30। सिमिलरली 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/40, और 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/60। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो इन सभी को ऐड करने के बाद देखिए 1 2 2 2 2 आ रहा है सभी में, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब वो बोल रहा है इफ ऑल ऑफ देम वर हायर्ड टुगेदर, टुगेदर मतलब सभी का एक दिन का काम निकालेंगे, सभी का एक दिन का काम निकालेंगे, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 3/40। एलसीएम लेके ऐड कर लीजिएगा, और यहाँ से आपको आंसर दिखेगा कि ये पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 3/80, रेसिप्रोकल करते ही 80/3। तो ये इन तीनों का एक दिन का काम आया 3/80, तो रेसिप्रोकल करते ही 80/3 वर्क हो रखा है। पर वो पूछ रहा है कि 50% ऑफ वर्क कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो 50% तो बेटा 40/3 में करेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा। अगर ये 50% नहीं होता तो हमारा आंसर मैच कर जाता उस कंडीशन में, और उस कंडीशन में फिर अपने पास 80/3 के लिए यहाँ पर आंसर है 26 होल 2/3। ठीक है, चलिए, तो ये बोनस आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो सिंपल आपका कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल का सवाल है। इसमें मैंने इसको मान लिया कैपिटल A कैपिटल B, तो ये मान लिया आपने, चलिए इस पूरे को मानिए कैपिटल A, इस पूरे को मानिए कैपिटल B, इस पूरे को कैपिटल C, पूरे को कैपिटल D। तो रेशियो बोलता है कि अगर A/B बराबर C/D है तो A प्लस B अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D होगा। इतना करने पर आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये गायब, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ A प्लस 3B, और जब इन दोनों को माइनस किया तो केवल ये रह जाएगा। तो डिवीज़न में क्या रह जाएगा आपके पास, माइनस करते ही 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट A माइनस 3B, इधर आ जाएगा x प्लस 1, इसके नीचे 1 मानेंगे, और इधर आ जाएगा अपने पास x माइनस 1। 2 2 गायब, स्क्वायरिंग बोथ साइड मार ले, तो A प्लस 3B अपॉन A माइनस 3B हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ओपन नहीं करना है, फिर से कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगाना है अगेन। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगा दिए तो कितना आ जाएगा, फिर ऐड किए तो 2A, सब्ट्रैक्ट किए तो 6B, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। चलिए, और अगर इनको माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू x। चलिए गायब करते रहते हैं यहाँ से, इस 2 से ये 3 टाइम्स गायब, इस 2 से ये गायब, तो अब आपके पास आ गया A/3B इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब देखिए यहाँ पर आपको AX चाहिए तो A इधर 2 इधर,
3b दोनों के साथ चाहिए तो 3bx² प्लस 3b इधर, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी रह गई 2। ठीक है, तो b विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 अपने से क्या बोल रहा है कि ये मॉड्यूलस इक्वेशन 8/9 से बड़ी है। 8/9 से बड़ी है तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2/x - 13 का मॉड ग्रेटर देन 8/9। तो क्या मैं इसको fx मान लूँ, तो ये आ गया fx का मॉड इज ग्रेटर देन a। अगर ये मॉड बड़ा होगा किसी वैल्यू से तो या तो ये इस वैल्यू से बड़ा होगा या फिर इसकी नेगेटिव वैल्यू से छोटा हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 2/x - 13 या तो 8/9 से बड़ा होगा या फिर 2/x - 13 माइनस a से छोटा होगा। ठीक, तो 2 तो गायब ही कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर है। तो आपको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो कितना मिलेगा 1/x - 13 माइनस 4/9 ग्रेटर देन 0। गलती से भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर ले, इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर लॉस ऑफ रूट जनरेट होता है। अब आप देखें यहाँ पर x - 13 और इसको एलसीएम ले लें तो ये आ गया 9 × x - 13 एंड दिस इज 9 - 4 टाइम्स ऑफ x - 13। तो ये आपके पास -4x, देन दिस विल बी +52 9 + 61/9 x - 13 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब जो वेरिएबल है वही ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपके पास वेवी का मेथड लगा लेंगे। इसको 0 रखा तो ये आ जाएगा आपके पास 61/4, इसको 0 रखा तो ये आपके पास आ जाएगा 13, तो ये 15 पॉइंट समथिंग है। इंटीजर चाहिए तो इंटीजर क्या क्या आ जाएंगे आपके पास 14 और 15। ठीक है, वैसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/x - 13 लेस देन -4/9 तो इसको कर लेते हैं +4/9 लेस देन 0। अब इसको एलसीएम ले लें तो 9 + 4 टाइम्स ऑफ x - 13 और ये आ जाएगा डिवाइड बाय 9 लेस देन 0 x - 13 के साथ। ठीक है, अब फिर से वेवी का मेथड लगाएंगे, एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4x - 52 प्लस 9 विल बी -4x - 43 डिवाइडेड बाय 9x - 13। दिस विल बी लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 करने के लिए वापस वेवी का मेथड बना लेते हैं 43/4 और यहाँ से आ जाएगा 13। तो ये आपके पास कितना आ गया, सॉरी 13 इधर और 43/4 इधर, तो आपके पास ये आ जाएगा 43/4 तो 10 पॉइंट समथिंग, और 10 पॉइंट समथिंग से लेकर 13 तक बेटा आपके पास इंटीजर मिलेंगे 11 और 12। तो 2 इधर से 2 इधर से 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनइक्वालिटी का सवाल था ऐसे ही टूटना। अच्छा, अगर आपसे मैं ये लेस देन बोल दूंगा तो फिर उस कंडीशन में आपके पास मामला क्या हो जाएगा, मॉड x लेस देन a होगा तो ग्राफ फिर पकड़ लेंगे और इस बार वैल्यू -a से a के बीच, ऊपर जाएगी तो बाहर जाएगी और अंदर रहेगी तो दोनों के बीच में रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फिर से अपने पास ये ज्योमेट्री का सवाल है। अच्छा, यहाँ पर अपने को दिया है P इज द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्किल विच टचेज द अदर सर्किल इन C। PCD इज अलोंग द डायमीटर ऑफ द सेकेंड सर्किल, यानी कि ये फिर से डायमीटर है। चलिए इसका मतलब अपने पास एंगल PBA दिया हुआ है 20 डिग्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको जोड़ा। अच्छा, क्या ये दोनों रेडियस है, क्या ये दोनों भी रेडियस है, तो ये 20 तो इनके अपोजिट वाली एंगल ये भी 20 होगी। चलिए तो इस एंगल हो गया अपना 20 डिग्री का। PCA 30, PCA ये 30 है तो ये भी 30 होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। चलिए तो क्या मुझे एंगल BAC की वैल्यू 30 + 20 50 डिग्री मिल गई। अच्छा, अगर आप देखें तो इस BC कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे, BC कॉर्ड पर बनने वाला ये एंगल इसका डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये एंगल इसका डबल होना चाहिए, तो 50 का डबल 100, यानी कि एंगल BPC की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, 100 निकाल ली। अब
बी बी 90 डिग्री देगा क्योंकि रेडियस है टेंजेंट पर, सी डी रेडियस है टेंजेंट पर 90 डिग्री देगा, अपोजिट एंगल का सम 180, यानी कि बी पी डी एफ इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये 100 तो बेटा ये बचा 80, दैट मीन्स दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोगरिथम का सवाल यहाँ पर आया है। अच्छा, आपको बीटा अपॉन अल्फा, देखिए लोगरिथम के सवाल में आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो पेरेंटल इक्वेशन और एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। पेरेंटल इक्वेशन वो है जो सवाल दे रहा है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन वो है जो अपन लेकर आ रहे हैं। आपके पास दिया था 3 टाइम्स ऑफ, अच्छा कुछ देर के लिए आप इसको मानेंगे t, जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ t मानेंगे, तो इसको रूट t मान सकते हैं, माइनस लॉग की प्रॉपर्टी लगा ले इधर, तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ 2 बेस पर 8 और प्लस लॉग x एट बेस 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में लॉग टूट जाएंगे। ये कितने पावर पे 8 देता है, 3 पर देता है, तो दिस इज 3 प्लस लॉग x बेस 2। अब अपने पास क्या आया भाई, ये तो इसका स्क्वायर है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस टी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3 प्लस टी स्क्वायर आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब अपने पास ये आ गया, हमने किसको t माना था, log x बेस 2 को अपन ने t माना था रूट में, तो ये इसका स्क्वायर है, और अपने पास इक्वेशन आ गई 3 ऑफ रूट 2 माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, इसको t माना तो यहाँ से रूट हटाना है, अगर आप इस रूट को हटाकर t मानेंगे तो फिर इसको t मानना पड़ेगा, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अपने पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 3t, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2, उधर जाके प्लस 2 बराबर 0, तो t माइनस 1 और t माइनस 2 आपके पास सोल्यूशन आएंगे, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ से कुछ भी मान सकते हैं। ये वाला जो वैल्यू है t, अपने पास तो ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, उठा के रख दे, log x एट बेस 2 इज इक्वल टू 1 और log x एट बेस 2 इज इक्वल टू 4। 2 कितनी पावर पर 4 देता है, 2 टाइम्स, और 2 कितनी पावर पर 1 देता है, तो अपने पास कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, केवल। फिर बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू भी पूछ रहा है, तो बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर टी स्क्वायर किया, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 और 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, तो 16 अपॉन 2 निकालेंगे तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सिंपल सी बात दी थी, नंबर था 11 का मल्टीपल और उसमें जोड़ना था 4, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से n की वैल्यू 11 लैम्डा प्लस 4 आ जाएगी, और n स्क्वायर की वैल्यू 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 लैम्डा प्लस 16। इस 16 को तोड़े 11 और 5 में, और इस पूरे से 11 कॉमन लेके इसको कुछ बड़ा मल्टीपल मान लिए, प्लस 5, दैट मीन्स दिस विल बी आर रिमाइंडर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है 2 डिजिट नंबर है और वहाँ पर उसकी यूनिट डिजिट 10th डिजिट की ट्वाइस है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट सबसे पहले तो ये 10th, ये यूनिट डिजिट 10th वाले की ट्वाइस, यानी कि 10th वाला x और ये 2x। वैसे ये बोल रहा है कि फॉर अनदर 2 डिजिट नंबर 10th डिजिट इज ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यानी कि u को आप y मान लें और t को आप 2y मान लें। अब बेटा नंबर कैसे मिलता है, फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू, तो अपने पास 10th डिजिट पर x दिया हुआ है, तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस 2x दैट इज 12x। यहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा 20y प्लस y दैट इज 21y। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि उसको उसकी प्रोडक्ट ऑफ
निकालना है सम ऑफ डिजिट के साथ। तो कितना सम ऑफ डिजिट आ जाएगा x + 2x 3x, इधर से 3y, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू डेट इज 12x × 3x आपको दी है 144। इधर इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू आपको कितनी दी है 567, तो ये हो जाएगा 3y × 21y = 567। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें x² की वैल्यू हो जाएगी 144/36, ये कट जाएगा इससे 4 टाइम्स और x की वैल्यू आ जाएगी 2। डिजिट में नेगेटिविटी आती नहीं तो नेगेटिव आंसर लेंगे नहीं। तो यहाँ से नंबर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं, ये आ जाएगा y² = 567/63, यह आएगा 9 और y की वैल्यू आएगी 3 और आंसर यहाँ से आएगा 63। तो 63 इसमें जोड़ें तो 87 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद अपन बढ़ेंगे सेक्शन बी में, जिसमें सवाल पूछने का और आंसर करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें आपको आंसर बिल्कुल साइड से लिखने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। चलिए देखते हैं। आपको दिया है, देखिए बेसिकली 2 सवाल एक साथ एम्बेडेड फिगर यहाँ पर है। पहला तो अपने पास क्या है, ये पेंटागन अलग कलर से बना लेता है। सबसे पहले इसका जिक्र करेंगे और उसके बाद अपन जिक्र करेंगे इसका PR एंड RQ का, क्योंकि उसने बोला है कि PR और QR एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर अपने को मिलेगा। ध्यान से देखें, उसने कुछ और भी दिया हुआ है, एंगल्स बराबर दिए हैं। कौन से? BAE, दैट मीन दिस एंगल इज इक्वल टू CDE, दैट इज दिस एंगल। इसको मान लिया थीटा, इसको मान लिया थीटा। अब एक एंगल उसने दे रखा है 126, ये दिया हुआ है। बी एंगल कितना है, वो बोल रहा है ABC इज 4 लेस देन, दैट मीन्स थीटा -4 एंड दिस विल बी थीटा -6। तो पेंटागन की प्रॉपर्टी होती है n-2 इंटू 180 डिग्री। एंगल सम देता है इंटीरियर एंगल्स का, और पेंटागन फॉर n = 5 ये आपको क्या देगा 540। ठीक है, सारे एंगल ऐड कर दें, थीटा प्लस थीटा -4 प्लस थीटा -6 इज इक्वल टू 540 माइनस 126। तो कितना 1 2 3 4 540 माइनस 116। तो जब आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 143। अपने को तो PRQ की वैल्यू निकालनी है, इससे पहले आप इसकी वैल्यू निकालो। क्यों? क्योंकि अभी तो ये वाला ट्राइंगल के लिए आपका काम करना बाकी है। ठीक है, इस ट्राइंगल का काम करने के लिए आपको अभी पहले थीटा निकालना जरूरी है। तो थीटा कितना आ जाएगा, ये 4 3 -1 2 5 -1 4/4 और ये कितना कट कुटा के आएगा 106। ठीक, अब आपको पता है कि जब किसी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लगाते हैं तो उस बाइसेक्टर में ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ दिस वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल आ चुका 106, इसका आधा 53, 90 में ऐड करेंगे तो इस प्रकार आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा 143। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको इस तरीके से देगा और इसे फिल आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, नंबर थ्योरी का सवाल है। B - C = 8 एंड BC + A² + 16। देखिए कितने वेरिएबल है, वेरिएबल हैं 3, इक्वेशन है 2। तो अगर इक्वेशन इक्वेशन कम और वेरिएबल ज़्यादा होते हैं तो आपके पास क्या आता है डायाफेटाइन इक्वेशन। क्या आती है दोस्तों, डायाफेटाइन इक्वेशन। और मैंने बोला था डायाफेटाइन इक्वेशन से आपके पास जरूर NMTC में एक सवाल आना ही आना है। अच्छा, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ किसकी, B की, और इसे लिख लेता हूँ 8 + C।
अब इसे ध्यान से देखें, यहाँ पर रखेंगे तो c इंटू सी प्लस 8 प्लस ए स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0 आएगा। सी स्क्वायर प्लस 8c प्लस 16 प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है। फिर आपका c प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने पहले ही बोला है कि सिग्मा परफेक्ट स्क्वायर अगर 0 है तो यहाँ पर हर बेस 0 आएगा, हर बेस 0 आएगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 0। c की वैल्यू -4 आ गई तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 की पावर 2025, ये -4 यानी कि माइनस इंटू 4 का पावर 2025 और कट कुटा के ये कितना आएगा 0। तो 0 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोल रहा है fx ये है, तो ये कंपोजिट फंक्शन का सवाल आपसे पूछा गया है। कंपोजिट फंक्शन को यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा पूरा fx रखना है x की जगह पर, दैट इज f ऑफ fx निकाल लेते हैं, कितना है 2025 इंटू 2025 x अपॉन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2025x अपॉन x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, दिस इज ऑल इक्वल टू 2025 का होल स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ x क्या है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये दोनों इन दोनों से गायब हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ऊपर बचेगा x अपॉन x प्लस 1 और इधर बचेगा आपके पास 2025x प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ये हो जाएगा गायब और ये किसके बराबर बचेगा 1 के। तो x इज इक्वल टू 2025x प्लस x प्लस 1, ये x इस x से गायब और ये वैल्यू आ जाएगी x की कितनी -1 अपॉन 2025। ठीक है, तो -1 अपॉन 2025 आपका आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कई जगह पर बोला गया है कि 2 आंसर हो सकता है, बट 2 आंसर इसलिए नहीं रहने वाला है क्योंकि वो बोल रहा है सम ऑफ ऑल द रूट्स। सॉरी, अब आपको सम ऑफ ऑल द रूट्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड। दोनों साइड क्यूब किया तो इधर से आ जाएगा आपके पास 4 का क्यूब 64 माइनस 3ab, ये आ जाएगा माइनस का x क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, और फिर इधर आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 48 एंड प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 12x। ठीक है, ये हो गया गायब। अब आपके पास क्या बचा, 48x आपके पास आ गया था, 12x स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 12x स्क्वायर माइनस 48x, ये इधर आएगा तो प्लस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब अगर आपसे बोला जाता कि सम ऑफ डिस्टिंक्ट रूट क्या होंगे तब तो 2 आता, बट यहाँ पर सम ऑफ रूट निकालना है तो सम ऑफ रूट तो बेटा आपको पता है कि माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए से ही निकलता है, चाहे वो रूट इक्वल हो चाहे वो कैसे हो, तो आपके पास 0 4 इसका आंसर आएगा। अगर डिस्टिंक्ट लिखा अब 2 हो जाता, पर लिखा नहीं तो इसलिए 0 4 हम आंसर को फाइनलाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में ये पॉइंट अपन ले लेते हैं बी। ठीक है, सी उधर दिया हुआ है। अच्छा, एफ मिड पॉइंट है तो बेटा ये दोनों तो बराबर होने वाले हैं, है ना। एफ मिड पॉइंट है इस आर्क का, तो ये वाली सेगमेंट भी बराबर होने वाली है। ठीक, चलिए अब आपने ये तीनों तो बराबर कर दिए। अब थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन इधर कर लेता है। कंस्ट्रक्शन क्या करें, पहले तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अच्छा इन दोनों को ज्वाइन किए तो ये क्वाड्रेंट के रेडियस हैं तो बराबर, तो ये 45 और ये 45, और इसको कुछ देर के लिए अल्फ़ा मान लिए क्योंकि मेरे को CED एंगल ही निकालना है। CED दैट इज अल्फ़ा प्लस 45।
ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। अगर मेरे को ये अल्फ़ा पता लग जाए, देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब ये दोनों अल्फ़ा आ गए, ये 45 आ गया। अब देख लेते हैं ये वाले, इसमें ये दोनों लेंथ बराबर है, रेडियस है। ठीक है, अच्छा इनको ज्वाइन कर देता है। ठीक, अब आपके पास ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा और इस एंगल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 45 प्लस 2 अल्फ़ा। इस पूरे ट्राइंगल में आप क्या लगा देंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा अब 45 प्लस 2 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, तो आपके पास ये कितना बचा, सॉरी यहाँ पे डबल करेंगे तो यहाँ पर भी डबल करेंगे, है ना। चलिए तो ये आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी से आएगा, ये 90 है और ये 2 अल्फ़ा है, तो आपके पास आएगा 90 प्लस 2 अल्फ़ा एंगल एफ की वैल्यू। अच्छा ये अल्फ़ा आ गया, एंगल बी की वैल्यू अल्फ़ा है, एंगल ई की वैल्यू भी अल्फ़ा है। अब आप अपने इस ग्रीन रंग के ट्राइंगल में क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिए जाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे तो आपका कितना आ जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 90 इक्वल टू 180, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 22.5, 90/4 हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू आते ही 22.5 प्लस 45 डिग्री आप ऐड करेंगे तो दिस विल गिव यू 67.5 डिग्री। तो बिना ट्रिग्नोमेट्री लगाकर भी अपन इस सवाल को सिंपल 9/10 की ज्योमेट्री से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से नंबर थ्योरी का सवाल है और मैंने आपको बोला था कंडीशनल आइडेंटिटी लगाने के लिए एक सवाल जरूर आएगा, और वही एक सवाल है। कैसे, आपको यहाँ पे दिया था k की वैल्यू 3 पॉजिटिव इंटीजर होने वाले हैं इसके सल्यूशन, तो आप इसको मान लेते अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपको कितना दिया है 6 दिया है रिलेशन से। अच्छा फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना दिया है 11 दिया है। तो अगर आप देखें सबसे सिंपलेस्ट वे में आप 6 कैसे ला सकते हैं, या तो आप तीनों को बराबर ले लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, एक को 1, एक को 2, एक को 3, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर मान ले। तो आप देखें 222 रखने पर ये तो कभी 11 बन ही नहीं रहा, बट 1, 2 और 3 रखने पर ये बन रहा है 11। दिस विल बी 2, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 3, तो बिल्कुल 11 बन रहा है। तो यानी कि हमारे अल्फ़ा बीटा गामा की जो ट्रिपलेट होगी वो 1, 2 और 3 से बनी होनी चाहिए। मुझे बताना है k का वैल्यू, तो 6 माइनस k की जो वैल्यू है माइनस प्लस माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस दिस अपॉन दिस विल बी अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो ये कितना 6, ये कितना माइनस, तो इधर आकर आपका हो जाएगा k माइनस 6 एंड k इज इक्वल टू 12। तो 12 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 देखिए अपने को क्या दिया है, बहुत सिंपल सा सवाल है। AB5 परमुटेशन में हम बहुत सवाल ऐसे लगाए हुए हैं, और 9 की डिविजिबिलिटी पर सवाल है। और 9 की डिविजिबिलिटी 27 की 3 की बिल्कुल एक जैसे चलती है। अगर नंबर 3 से डिविजिबल तो 3 का सम ऑफ डिजिट होना चाहिए, 9 से तो सम ऑफ डिजिट 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 डिजिट के नंबर में 9 का मल्टीपल बनाने के लिए या तो आप सारे डिजिट 9 ले लें, तो सम ऑफ डिजिट मैक्सिमम कितना आ रहा है 27, ठीक है। पर उसने पहले फिक्स कर दिया कि एक नंबर 5 होना चाहिए, तो हमने क्या किया कि इधर 5 फिक्स कर दिया। तो 5 फिक्स कर दिया तो अब आपके पास 9 का केवल एक ही मल्टीपल आ सकता है, एक तो है 18 और एक है आपके पास खुद 9, ठीक है। अच्छा अब अगर आपके पास सम ऑफ डिजिट 18 आएगा तो a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 18 आ रहा है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। 13 लाने के लिए एक बार इसे 9, 4, 8, 5, 7, 6, तो इनको अल्टा पल्टी करके 2 नंबर लाए जाएंगे, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब अगर 9 लेकर चलें तो a प्लस बी प्लस 5 किसके बराबर है 9 के बराबर, और a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 के बराबर। और यहाँ पर देखें कि
13 के केस में तो 0 रख नहीं सकते, बट 4 के केस में इधर 0 रख सकते हैं, पर a को 0 रखेंगे तो 3 डिजिट का नंबर नहीं रह पाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, a और b में तो आप लिख सकते हैं 0, a में लिख सकते हैं 4। अब कम करेंगे 3 और 1, 2 और 2। जब आप 2 और 2 लेंगे तो नंबर की अल्टा पलटी करने पर आपको एक ही नंबर मिलेगा, इसका भी एक ही नंबर मिलेगा, पर इसके 2 नंबर मिलेंगे। तो 2 और 2 4 यहाँ से और 6 नंबर यहाँ से, और टोटल नंबर ऐसे कितने मिल जाएंगे दोस्तों, 10। तो 10 विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में आपको क्या करना है कि दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है, और किसी भी मेथड से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको 2024 प्लस 1 का क्यूब, 2024 माइनस 1 का क्यूब ले सकते हैं, पर मैं इसको थोड़े और आसान तरीके से करूँगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करूँगा, बट इसको लिख लूँगा n+2 का स्क्वायर क्यूब माइनस n का क्यूब, ताकि मेरे वहाँ से एक -1 हट जाए। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा n³ प्लस 8, देन प्लस 3 2 × 6n² एंड 3 4 × 12n माइनस n³ n³ से n³ गायब हो गया, और आपको दोनों साइड यहाँ पे a² - 2 चाहिए, तो दोनों साइड 2 का सब्ट्रैक्शन कर दें। 6n² प्लस 12n, 8 - 2 इज 6। 6 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा n² प्लस 2n प्लस 1 a² - 2 के साथ, और इसको अगर आप 6 नीचे लेकर आएंगे इसके साथ तो आपको मिल जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। इसका रूट चाहिए, रूट भी लगा दें और आपको मिल जाएगा दोस्तों n+1, और n अपन ने माना किसे था, 2023 को, तो 2024 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ये बोल रहा है कि मैथ ओलंपियाड में 12% ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पेपर सॉल्व ही नहीं किया, और 32% पीपल ऐसे हैं जिन्होंने पेपर सॉल्व गलत किया है। और ये बोल रहा है कि 14 स्टूडेंट्स रिमेनिंग ऐसे हैं जो पेपर फुली करेक्ट कर पाए हैं। तो मैंने मान लिया कि टोटल स्ट्रेंथ अपने पास कितनी है, 100x। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ 100x मान ली, तो 12% यानी कि 12x ऐसे होंगे जिन्होंने सॉल्व ही नहीं किया। 32% यानी कि 32x ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ मिस्टेक की है। तो यानी कि इसको अगर आप प्लस करके इससे माइनस करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा जो 14 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने पेपर फुली करेक्ट किया। तो कितना आ जाएगा ये 44, 100 में से माइनस करेंगे तो 56x, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू कितना दिया है, 14 दिया है। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, तो 56% ऑफ x अपॉन 100 इज इक्वल टू 14, ये 4, ये 25, तो 25 स्टूडेंट्स अपने पास टोटल आंसर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में दोस्तों सबसे पहले तो मॉड है। मॉड के अंदर डिसाइड करना पड़ता है खोलने से पहले कि आपको पॉजिटिव देगा कि आपको नेगेटिव देगा। तो उसके लिए मैं केवल इन 3 टर्म को पकड़ूंगा, क्योंकि ये तीनों टर्म लगभग दोनों में सेम से हैं। अगर आप देखेंगे 2a³ - 3a² - 2a प्लस 1, देखिए ये नेगेटिव नंबर जब आपके पास मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है तो इसका क्यूब करने पर नंबर टेंजेंशियली ग्रो करता है। तो आपका जो y का ग्राफ है वो x³ के लिए बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा रादर देन फॉर x² एंड लीनियर आंसर्स। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने a यहाँ पर रखा तो ऑन पुटिंग a इक्वल टू 2025 आप देख पाएंगे कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हुए हैं तो अपन क्या कर लेंगे बेटा, आप इसको फैक्टराइज कर लो, चाहे a 2a - 1 और a + 1, बट अपने को तो क्या करना है, केवल पॉजिटिविटी चेक करनी है, फिर तो इसे सॉल्व करना है। पॉजिटिव आ गया यानी कि मॉड x पॉजिटिव के लिए x में खुलता है, x में खोल दो तो 2a³ - 3a² - 2a + 1
माइनस 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2025 आएगा। 2a क्यूब से 2a क्यूब गायब, 3a स्क्वायर से 3a स्क्वायर गायब, और 3a माइनस 2a बन गया a प्लस 2025 एंड प्लस 1। a की वैल्यू तो खुद यही है, तो ये आ जाएगा 4050 प्लस 1 इज 4051 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अपने से क्या बोल रहा है? देखिए सर्कुलर हुप है इस तरीके से, और ये बोला दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट यानी कि ये इसको डायमीटर होना पड़ेगा, इससे हाईएस्ट तो जा ही नहीं पाएगा लूप में कहीं। ठीक है, अगर ये डायमीटर है तो यहाँ कहीं सेंटर भी रहना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया इसका डायगोनल, ए बी का ये हो गया डायगोनल, और अपने को ए बी का लेंथ दिया हुआ है कितना 18। ठीक, बी सी का लेंथ दिया हुआ है 32। ये रहा अपने पास ए, इसको मान लिया टी। तो दोस्तों टेंजेंट सेकेंड थ्योरम एक नाम का थ्योरम होता है। ठीक है, वो बोलता है कि अगर आपका किसी भी सर्किल में ये टेंजेंट है और ये सेकेंट है पी टी ए बी, तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ पर लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा ए टी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी दैट इज 18 और इंटू 32। ठीक है, तो ए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से तो 9 और यहाँ से 64 से 8 गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3। तो ए टी की वैल्यू कितनी आ गई? 18 इंटू 32 प्लस 18 आएगा, है ना इधर, क्योंकि ये पूरा लेंथ लेना है। और ये फिर कितना आ जाएगा आपके पास 18 इंटू 48 टू 10 150 है ना 900, और ये फिर कितना 30 आएगा ये लेंथ। अब जरा ध्यान से देखो, ये 30 ये 50 5 3 ये कितना 40, तो ये इसका आधा, यही रेडियस होगा इस लूप का दैट इज 20। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पी ए इंटू ए बी नहीं, पी ए इंटू पूरा लेंथ उठाना है। चलिए एक और सवाल है अभी टेंजेंट सेकंड थ्योरम का, आगे चल के अपन देखेंगे। तो 25 का आंसर अपना आ गया है 20। क्वेश्चन नंबर 26, ये तो पेट क्वेश्चन है IOQM के लिए, NMTC ने भी पूछ लिया है। और इस सवाल में तो सिंपल अपने को काम करना है, नेचुरल नंबर होना चाहिए पूछा है, n भी नेचुरल नंबर है, तो आपका ये रेशनल नंबर में न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर का मल्टीपल बनता चले गया तो आपका काम आसान हो जाएगा, नेचुरल नंबर मिलता चले जाएगा। तो सबसे पहले तो 16 को अंदर भेजे तो आ गया 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। अब अगर देखें ये किसका स्क्वायर है, 2n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2n इंटू 1 प्लस 1, और ये -1 पहले से है तो -1 और करना पड़ेगा अपनी ओर से। यह आइडेंटिटी को डिवाइड मारेंगे 2n माइनस 1 से, और ये परफेक्ट स्क्वायर तो लगा ही हुआ है। ये कितना 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 तो है ही है पहले से, इसका स्क्वायर निकल आएगा। अब क्या करें, ये तो 2n माइनस 1 से प्रॉपरली डिविजिबल है। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं दिख रहा है, तो जब आप इसके स्क्वायर को ओपन करके सॉल्व करेंगे तो आपको इसके स्क्वायर को ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप देखें इसका स्क्वायर 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 आपके पास न्यूमरेटर मिलेगा। और 2n माइनस 1 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या होना चाहिए इसका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का फैक्टर। तो 25 की वैल्यू 5 और 1 ये होनी चाहिए 2n माइनस 1। तो 2n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 26 होनी चाहिए, और n की वैल्यू कितनी 1 3 और 13। तो कितनी वैल्यूज n की पॉसिबल है बेटा, दैट इज 3 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है,
अच्छा IOQM सवाल पूछता तो आप इन तीनों को ऐड कर देते, फिर वो पूछता सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, तो फिर 13 + 3 16 + 1 17 आंसर होता, पर अभी के लिए तो 03 ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में अपने को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 27 फिर से लॉगरिथम से है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस अपने को दी हैं, तो ये सबसे पहले अपन ब्रेक कर लेते हैं। log ऑफ x एट बेस 4 इक्वल टू log ऑफ y एट बेस 2, ये 4 आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा आपके पास 1/2 log ऑफ x एट बेस 2 इक्वल टू log ऑफ y एट बेस 2। तो log log हटा दे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये कितना y का पावर 4 इज इक्वल टू 8 + 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर को t मान लें तो आपका ये आ गया y का पावर 4 - 2y स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। तो किस में टूटेगा? 4 और 2 में टूट रहा है, तो y स्क्वायर -4 एंड y स्क्वायर +2, नेगेटिव तो लॉग होगा नहीं कभी, ठीक है ना, यहीं से वैल्यू मिलेगी, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू +-2, नेगेटिव वैल्यू फिर से नहीं मिलेगी, और y की वैल्यू 2, यानी कि a की वैल्यू y की है तो a की वैल्यू x की भी आएगी, तो यहाँ से आपके पास 2,4 इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बताना क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो डेट इज 1 सोल्यूशन इज द आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 के लिए आपको सबसे पहले तो ये फिगर में AR पैरेलल दे रखा है इसके, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ देर के लिए इस एंगल को अगर थीटा मान लूँ तो अल्टरनेट इंटीरियर के हिसाब से ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। अब आपको दिया है कि PQ की वैल्यू तो 6 है, QR की वैल्यू 18 है, और आपसे SB की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप देखें ये टेंजेंट आपके पास PA वाला और PB टेंजेंट बराबर होने वाला है, हाँ कि ना। चलिए ये PA टेंजेंट है और ये PQ और PR, तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 6 × 18 + 6 दैट इज 6 × 24, तो ये कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 4 दैट इज PA इक्वल टू PB इक्वल टू 12 यूनिट्स, ठीक। तो PA और PB ये आ गए अपने पास 12। तो SB की लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर मैं कुछ देर के लिए PS की लेंथ को x मान लूँ तो ये SB की लेंथ कितनी, 12 - x, ठीक है। अच्छा, अब निकाल लेते हैं SQ और QA। ये कैसे निकलेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो आपके पास ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, यानी कि ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2 होगा। तो कैसे सिमिलर होगा, PR QS and this will be RQA, these are similar by AA। सिमिलर होंगे तो PQ अपॉन RQ इज इक्वल टू QS अपॉन QA इज इक्वल टू PS अपॉन RA, ठीक। अच्छा, अब अपने को कौन कौन सी वैल्यू पता है, अपने को तो PQ और RQ पता है, तो ये तो हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू QS अपॉन QA, QS अपॉन QA एंड दिस विल बी इक्वल टू PS अपॉन RA। तो PS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RA/3, ठीक है। चलिए अब अपने पास आ जाते हैं ट्राइंगल PQA और RPA में। ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये इस कॉर्ड पर बना हुआ है, इस कॉर्ड पे बना हुआ है ये एंगल, तो इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाएंगे तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल अपोजिट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के बराबर होगा। दोनों एंगल थीटा
अच्छा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल तो कॉमन ही हो गया। ठीक, तो आपके पास ट्राइंगल 2 और 3 भी सिमिलर आने वाले हैं। तो देख लेते हैं कैसे। P के साथ P, इधर R, तो इधर आपके पास A होना चाहिए, और PA के बाद बचा गया Q, और PR के बाद बच गया A। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर्स। ठीक है, A पर थीटा तो R पर थीटा होना चाहिए, इधर A पर थीटा है तो R पर थीटा, PAQ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, PA अपॉन PR इज इक्वल टू AQ अपॉन RA एंड इक्वल टू PQ अपॉन PA होगा। अच्छा, अब आपको कौन कौन सी वैल्यू पता है, PA और PR पता है, 18 + 6 24 और ये 12, तो डिवाइड मार देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और इधर से अगर आप AQ का वैल्यू देखेंगे तो RA अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ देर के लिए RA को ही क्या मान लेता हूँ 6x, और तो ये कितना हो जाएगा AQ की वैल्यू 3x। अच्छा, फिर तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए RA को, अगर 6x मान लिए तो लेट RA इक्वल टू 6x, ताकि इंटीग्रल आ जाए। तो ये 6x हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। अच्छा, PS आपको पता है, PS अपने को पता लग गया, दिस इज 2x। अच्छा, अब ये बता दीजिए, ये PS तो अपन ने माना था कुछ देर के लिए x माना, तो ये RA की वैल्यू हो जाएगी 2x। अब देखें यहाँ पर, इसको कुछ देर के लिए आप मान लो x तो पहले ही ले चुके हैं, y है ना 6y, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3y, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2y। अब जरा ध्यान से देखें, SB का लेंथ निकालना है, तो ये टेंजेंट और ये कॉर्ड आ गया कि नहीं आ गया, और ये टेंजेंट आया आपके पास SB और ये रहा कॉर्ड, तो SQ और SA आ जाएगा। SB का स्क्वायर इक्वल टू SQ इंटू SA। अच्छा, SQ का वैल्यू QS का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से QS का वैल्यू QA का कितना है 1/3, QS का वैल्यू QA का कितना है 1/3, तो QS का वैल्यू तो हो जाएगा x। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 माइनस x का स्क्वायर, SQ अपने पास कितना आ गया x। ठीक है ना, अच्छा, और इसके बाद कितना आ जाएगा अपने पास QA। ठीक है, अब QA की वैल्यू कितनी है 3x, तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से 3x, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर SB का स्क्वायर जब आपने SQ और SA किया था, तो SQ और SA QA की वैल्यू भी चाहिए, QA की वैल्यू कितनी है 3y, SQ की वैल्यू कितनी है QA/3, और QA यानी कि इसका बाय 3 करेंगे तो ये y आ जाएगा, है ना। तो ये वाला तो आ गया QA, रंग चेंज कर लेते हैं। QX का वैल्यू है y, QA का वैल्यू है 3y, तो ये कितना आ जाएगा y, और ये कितना आ जाएगा 4y। ठीक है, तो 12 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में 12 माइनस x नहीं, इसको भी क्या होना पड़ेगा y, क्योंकि ये भी PS और यहाँ से ये दोनों वैल्यू क्या है बराबर है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, अपने पास 12 माइनस वाई कर लीजिए इधर, तो आपके पास 12 माइनस वाई, ठीक। तो इधर से आपके पास कितना आ जाएगा SB का लेंथ 12 माइनस वाई, और y की वैल्यू इधर से रेशियो निकालेंगे दोनों ट्राइंगल में, तो कितना आ जाएगा 6, और y की वैल्यू 6, तो इधर SB की वैल्यू 12 माइनस 6 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आमने सामने वाले सिमिलर कर लो, फिर ये वाला और ये वाला सिमिलर कर लो, फिर इसमें और इस कॉर्ड में टेंजेंट थ्योरम, फिर इस कॉर्ड में इस टेंजेंट में और इस कॉर्ड में टेंजेंट थ्योरम, और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम फॉर द लेंथ क्यू। ए विल गिव यू द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था 28, सारा सर्किल 9th क्लास का चैप्टर कवर करते हुए चला था। अब आगे बढ़ेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर
29। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बोलता है कि वाटरमेलन वेज 20 kg विथ 98% ऑफ इट्स वेट बीइंग वाटर। ठीक है, तो 20 kg का 98% क्या है? वाटर ही है। तो इसको कैलकुलेट कर लें, 2 8 16 2 9 19.6 वेट बीइंग वाटर। तो बचा हुआ वेट किसका हो जाएगा? सॉलिड का, यानी कि पल्प मान लेते हैं। तो ये कितना? 0.4। ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि 95% ऑफ इट्स वेट इन वाटर। तो कितना बचा? 5% इवेपोरेट हुआ। तो वो जो इवेपोरेट हुआ वो कितना हो जाएगा आपके पास? 5% ऑफ टोटल मैंने मान लिया कि x kg इवेपोरेट हुआ है। तो बचा कितना? 20 माइनस एक्स, 100%, और ये कितना होना चाहिए? 0.4 होना चाहिए। तो ये कट गया 20 टाइम्स, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 4 2 ये हो गया 8, 20 माइनस एक्स एंड x इज इक्वल टू 12 kg विल बी द रिड्यूस्ड वेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 में कुछ बच्चों ने बोला था कि सर रिड्यूस्ड वेट जो है वो वेट होना चाहिए जो वेट बाद में बचा है। तो अगर ऐसा होता तो वो बोलता व्हाट इज द वेट आफ्टर रिडक्शन, तो उस कंडीशन में फिर वो 8 kg रह जाता। पर आपको तो ये बताना है कि कितना वजन घट चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अपने को दिया हुआ है। फोर्थ टर्म एक्सीड्स द थर्ड टर्म बाय 24 है। सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 6। दोनों को ऐड कर दें, A2 प्लस A4 इक्वल टू 30। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें, आपसे पूछ रहा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए पहले तो मैंने यहाँ पर AR वाला टर्म नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उससे मामला बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और R की वैल्यू आपको बहुत अटपटी सी मिलेगी जो कैलकुलेशन बढ़ाएगी। तो आप रादर देन इनको इसी नोटेशन के फॉर्म में करें, क्योंकि आपको सेकेंड और फोर्थ टर्म का सम तो ऐड करते ही पता है। ठीक है, अब आपको A3 निकालना है। सभी को पता है कि अगर A2, A3 और A4 किस में हो जाए? GP में हो जाए, तो A3 का जो स्क्वायर है वो होता है A2 इंटू A4 के बराबर होता है। अच्छा, A3 स्क्वायर को x मान लेते हैं कुछ देर के लिए A3 को। तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी इस इक्वेशन से? x प्लस 24 आएगी। अच्छा, यहाँ से कितनी आ जाएगी? A2 की वैल्यू 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A3 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 24 इंटू 6 माइनस एक्स। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, देन दिस विल बी प्लस 6x, दिस विल बी बिकम प्लस 144, दिस विल बी बिकम माइनस 24x। तो ये एक्स स्क्वायर इधर, तो 2x स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 18x, तो प्लस का 18x, और इधर लेकर आएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड मार दें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 72 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको अपन इधर रख देंगे ताकि अपने को अपना आंसर मिल जाए। तो यहाँ से आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 72 क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 81 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 4 7 जा 28, और इसको कर लेंगे कितना आ जाएगा? ये 9, 8 और 8 16, 2 और 1 3 69 प्लस माइनस माइनस 9 अपॉन 2। ठीक है, यही आएगा x की वैल्यू।
अच्छा, अब 369 के आसपास नंबर होता है 400, किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो इसको 19.6 के आसपास आप मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन से। 19.6 के आसपास मानेंगे तो ये 19.6 माइनस 9 हो जाएगा 10.6 अपॉन 2 हो जाएगा 5.3। अच्छा, इसके बाद माइनस माइनस प्लस तो माइनस 19.6 और 9 हो जाएगा माइनस 28.6 और ये आ जाएगा 14.3 के आसपास। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ गया 19 माइनस 19.6 माइनस 90। ठीक है, अब आपके पास आ गया, ये तो आ गया माइनस का, ये आ गया प्लस का। अपने को दिया है 30, तो 2 बार आंसर आएंगे इसके, 30 प्लस 5.3 और 30 माइनस 14.3। तो दोनों आंसर लिखने ज़रूरी थे कि एक लिखना ज़रूरी था। ये तो अब जब प्रॉपर आंसर की ऑफिशियल आएगी तो ही हमें पता लगेगा, परंतु अपने पास यहाँ से 2 आंसर्स ये वैलिड हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको डेसिमल प्लेसेस में अप्रॉक्सीमेशन का सहारा रहता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे √369 की वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे और उसके बाद अप्रॉक्सीमेट करके आंसर घोषित करेंगे। इस इंटीग्रल वैल्यू में अंतर पड़ेगा तो आपको आंसर में वेरिएशन होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर 30 के 30 सवाल थे, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ NMTC का पेपर जूनियर सेक्शन का यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।